नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की हुंकार की, गुजरात की जनता से कांग्रेस के वादों की, जानेंगे दिल्ली में कब होंगे एमसीडी चुनाव, कैसा है भारत जोड़ो यात्रा का असर, बात करेंगे शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की, गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार के ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 6 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लगे झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द, अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा। जयंत चौधरी का ट्वीट, आखिरकार कोर्ट के आदेश का लिया गया संज्ञान। झारखंड में ईटी और आईटी की छापेमारी तेज, कांग्रेस विधायकों और कारोबारियों के यहां की गई छापेमारी, राज्य में गरमाई सियासत। टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 4 रन से दी मात। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को दिया था 169 रन का लक्ष्य। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 114 अंक चढ़कर 60,950 पर हुआ बंद। निफ्टी 64 अंकों की तेजी के साथ 18,117 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में मतदान से पहले सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। हालांकि इस रेस में कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है, जिसकी वजह है राज्य का सियासी रिवाज। ऐसे में आज कांग्रेस ने हिमाचल की जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। हर 5 साल में सत्ता पलटने वाला हिमाचल का सियासी रिवाज बीजेपी की जीत के रास्ते का रोड़ा बना हुआ है और इस रिवाज के चलते कांग्रेस के सत्ता में आने की उम्मीद काफी ज्यादा है, जिसके लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है और राज्य में जोरदार प्रचार प्रसार कर हिमाचल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांगड़ा पहुंची, जहां उन्होंने जनता से कई बड़े वादे करते हुए बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई। कांगड़ा में जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी है कि हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल, पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए आरक्षित पदों को भरेंगे, पुरानी पेंशन योजना बहाली, 1 लाख रोजगार, 5 सालों में 5 लाख रोजगार, हर महिला को 1500 रुपए प्रति महीना। इसके साथ ही प्रियंका ने एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए सरकार की खामियों को गिनाते हुए जनता से सवाल किया, क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 सालों में भी आपके बेटे बेरोजगार रहें? सेना में कोई भर्ती ना हो, पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती घोटाले हो, आप शिक्षित हैं, आपको यहां अच्छे जॉब मिल सकते हैं, बस सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में विकास किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई, IIT बनाई, गांव-गांव तक स्कूल बनाए, डिग्री कॉलेज, टांडा में मेडिकल कॉलेज बनाया और बीजेपी सरकार ने PPE किट घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती में घोटाला, यानी प्रियंका आज बीजेपी के खिलाफ काफी आक्रामक अंदाज में नजर आई। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये मेहनत क्या रंग लाती है। प्रियंका गांधी ने इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल में किए गए कामों को भी याद दिलाया और सरकार बनाने का दावा भी किया। और ऐसा ही दावा किया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने, वो भी गुजरात में, क्योंकि गुजरात चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में अब कांग्रेस जनता को लुभाने की कोशिश में लग गई है। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। इन सबके बीच कांग्रेस ने गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के लिए 8 वादे किए हैं। इनमें LPG सिलेंडर के प्राइस में कटौती, फ्री बिजली और युवाओं के लिए नौकरी शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 करोड़ गुजराती बहन भाई परिवर्तन के लिए केवल कांग्रेस पार्टी का विकल्प मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गुजरात के 8 संकल्प के तौर पर हम 500 रुपए में LPG सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 10 लाख रुपए तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त, साथ ही किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर पार्टी गुजरात की सत्ता पर काबिज होती है तो वो सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करेगी। साथ ही 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए लीटर सब्सिडी और कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात में एक बार फिर टफ फाइट देखने को मिल रही है। इस बार कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। नए युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने रोजगार का अपना पहला दांव चल दिया है। वहीं राहुल गांधी
गांधी की यात्रा में भी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये युवा ही इस बार गुजरात में कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस गुजरात में अपनी ज्यादातर नीतियां युवाओं को ही ध्यान में रखकर बना रही है और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। खड़गे ने गुजरात की जनता से 8 बड़े वादे किए। कांग्रेस ताकत तो पूरी लगा रही है, लेकिन इसका फल मिलेगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है, तो वहीं अब एक और चुनाव का बिगुल बज गया है, जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव। तो कब से होना है चुनाव, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली नगर निगम चुनावों का ऐलान हो गया है। दिल्ली के चुनाव आयुक्त विजय देव ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। राजधानी के 250 वार्डों में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को काउंटिंग कराई जाएगी। इसी दिन परिणाम सामने आ जाएंगे। चुनाव के लिए 7 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 14 नवंबर तक नामांकन जमा किए जा सकेंगे। उम्मीदवार 68 स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। सभी सीटों पर वोटिंग ईवीएम से कराई जाएगी, जिस कारण से चुनाव परिणाम 7 दिसंबर को दोपहर तक आने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राजधानी दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई है, यानी अब दिल्ली सरकार कोई नई योजना नहीं ला पाएगी। चुनाव आयोग इस बार आचार संहिता को लेकर मॉडल बुक ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट भी जारी करेगा। आयोग ने बताया कि 7 दिसंबर तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक रहेगी। लाउडस्पीकर का यूज करने के लिए परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। चुनाव आयोग ने इस बार प्रचार खर्च की सीमा में बढ़ोतरी की है। पिछली बार निगम उम्मीदवार के लिए प्रचार खर्च की सीमा 5,75,000 रुपए थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली में लगे सभी राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर्स को भी हटाया जाएगा। इसके लिए तुरंत ही अभियान शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। देव ने बताया कि दिल्ली नगर निगम में 250 सीटें हैं, जिसमें से आधी यानी 125 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। कुल सीटों में 42 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। एमसीडी के चुनाव का असर पूरे देश पर दिखाई देता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की बड़ी आबादी यहाँ रहती है। 4 दिसंबर को दिल्ली एमसीडी का चुनाव होगा और 7 दिसंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। ऐसे में अब बीजेपी, आप और कांग्रेस दिल्ली एमसीडी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वैसे तैयारियों में तो इस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जुटे हुए हैं और रोज सुबह उठकर व्यायाम भी कर रहे हैं, साथ ही तेज चलने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आखिर क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है और इन दिनों यात्रा तेलंगाना में है और यहाँ भी यात्रा को भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। वहीं आज भारत जोड़ो यात्रा रुकी हुई है, क्योंकि आज यात्रियों को आराम दिया गया है। अब यात्रा कल यानी 5 नवंबर को तेलंगाना के मेडक से नए सिरे से शुरू होगी। वहीं जल्द ही यानी 7 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में महाराष्ट्र में इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसके लिए वहां यात्रा के स्वागत की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि एनसीपी चीफ शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यात्रा में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल यात्रियों की रफ्तार से अपनी रफ्तार मिलाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब तैयारियों में लग गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कहा कि वो और अन्य नेता कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब भी हमें समय मिलता है हम प्रैक्टिस और व्यायाम करते हैं। इसके अलावा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वो यात्रा के लिए खुद को फिट रखने के लिए रोज पुशअप कर रहे हैं। वहीं इनके अलावा पार्टी के और भी कई नेता कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी के साथ तालमेल मिलाने के लिए तेज चलने और दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके लिए वो सुबह उठकर एक्सरसाइज और व्यायाम भी कर रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये यात्रा कैसे लोगों की दिनचर्या पर भी अच्छा प्रभाव डाल रही है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ तालमेल बैठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी शिंदे सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। वैसे टेंशन तो शिवराज सरकार की भी बढ़ी हुई है, जो बढ़ाई है कांग्रेस ने। तो कैसे मुश्किल में घिरी शिवराज सरकार, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर कांग्रेस काफी एक्शन में है। कांग्रेस लगातार राज्य में बीजेपी सरकार के कारनामों का खुलासा कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश के सीएम पर बड़ा आरोप लगाते हुए सड़कों पर मुख्यमंत्री के पोस्टर लगाए। दरअसल इंदौर कांग्रेस ने इंदौर के प्रमुख चौराहों पर मुख्यमंत्री शिवराज के नाम से शिवराज पे QR कोड के पोस्टर बनाकर लगाए हैं, जिस पर लिखा गया है, प्रदेश उधारी पर चलता है, कृपया उधार दें। प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर 41,000 का कर्ज कर दिया है। शिवराज सरकार उधार लेकर घी पी रही है। 400 करोड़ रुपए प्रत्येक महीने ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को 41,000 रुपए का कर्जदार बना दिया।
प्रदेश सरकार अपने सालाना बजट से ज्यादा उधार ले रही है। हर महीने 400 करोड़ रुपए बाजार से उधार ले रही है। अगर सरकार इसी तरह लोन लेती रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के हर व्यक्ति के सिर पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सरकार 22,000 करोड़ तो सिर्फ ब्याज में दे रही है। प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। करीब इसी साल 6 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हैं। 1 लाख नौकरी देने की घोषणा पर प्रदेश सरकार ने मार्केटिंग पर करोड़ों फूंक दिए, लेकिन नौकरी एक को भी नहीं मिली। कांग्रेस की माने तो राज्य में 2000 स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था देश में 17वें स्थान पर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आए दिन सीएम शिवराज सिर्फ घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं की मार्केटिंग के लिए करोड़ों रुपए उधार लेकर फूंक देते हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर प्रदर्शन प्रदेश को उधारी प्रदेश बनाने के विरोध में कांग्रेस ने शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाए हैं, जिसमें सीएम शिवराज के चेहरे वाले QR कोड के पोस्टर पर लिखा है, हमारा प्रदेश उधारी से चलता है, कृपया हमें उधार दें। कर्नाटक की तरह कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में भी पेसीएम के पोस्टर जगह जगह चिपका दिए हैं, जिससे सीएम शिवराज सीधे निशाने पर आ गए हैं। वैसे खतरे में तो फिलहाल गुजरात के सीएम की कुर्सी भी है, जिसके लिए कई दावेदार मैदान में हैं। और आज आम आदमी पार्टी ने अपने दावेदार का नाम का ऐलान कर दिया। तो कौन बना आपका सीएम उम्मीदवार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। पहले चरण की 89 सीटों के लिए शनिवार यानी 5 नवंबर से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। अब तक राज्य में किसी भी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी चुनाव भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल ही होंगे, जबकि कांग्रेस ने अभी तक सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी में भरत सोलंकी, अर्जुन मोंडवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं, जबकि आप में गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी के बीच मुकाबला था। इसके लिए आपने सर्वे का सहारा लिया और सर्वे में ईशुदान गढ़वी ने इटालिया को पीछे छोड़ दिया। यानी ईशुदान गढ़वी गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे। केजरीवाल ने गढ़वी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने वेबसाइट, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे। 16,48,500 लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता के बारे में जवाब दिया। 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी को चुना, वहीं 27% लोगों ने गोपाल इटालिया के फेवर में मतदान किया था। गढ़वी OBC समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी गुजरात में करीब 48% है। आम आदमी पार्टी गढ़वी के सहारे इस बड़े समुदाय को साधने की कोशिश करेगी। ईशुदान गढ़वी ने अपने करियर की शुरुआत पत्रकार के रूप में की। 2015 में ईशुदान गुजराती चैनल के एडिटर बने। इस दौरान उनके शो महामंथन ने राज्य में जबरदस्त लोकप्रियता बटोरी। 16 महीने पहले ही उन्होंने आपकी सदस्यता ग्रहण की थी। अब गढ़वी पर गुजरात में बीजेपी के गढ़ को भेदने की चुनौती है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 6 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लगे झटके की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में करोड़ों खाता धारक है। EPFO अपने कर्मियों को पेंशन स्कीम के तहत 1000 रुपए की पेंशन देता है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री यानी श्रम मंत्रालय ने एक प्रपोजल भेजा था, जिसमें EPFO के पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को जोरदार झटका दिया है। केंद्र के इस कदम के बाद संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है। पीएम मोदी कहते हैं कि हम बुजुर्गों की मदद करते हैं, महिलाओं के लिए योजना लाते हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं, लेकिन जब वक्त सही कदम उठाने का आता है तो सरकार अपने कदम पीछे खींच लेती है। एक बार फिर केंद्र ने अपने फैसले से साफ कर दिया कि वो केवल हितैषी होने का दिखावा करती है, जबकि हकीकत इसके उलट है। दरअसल श्रम मंत्रालय और EPFO के अधिकारियों ने बीजद सांसद की अध्यक्षता वाली कमेटी में वित्त मंत्रालय के सामने EPFO के पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव रखा था, जिसमें EPFO के पेंशनरों की पेंशन को बढ़ाने के लिए कहा गया था। पेंशन कितनी बढ़ाने की बात कही गई थी, इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 1000 से बढ़ाकर 2000 का प्रस्ताव रखा गया था। ये बढ़ोतरी सदस्य, विधवा और विधुर पेंशन भोगी के लिए प्रस्तावित थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे ठुकरा दिया है, जिसके बाद अब एक संसदीय समिति ने वित्त मंत्रालय से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है। अब भले ही केंद्र ने 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को जोरदार झटका दिया हो, लेकिन EPFO ने नियम बदलकर उन्हें राहत दी। EPFO ने 6 महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 EPS 95 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर दी है। फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष सब्सक्राइबरों को 6 महीने से कम सेवा बाकी रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि निकालने की ही अनुमति देता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।